हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द क्लास। आई एम शिवम पांडे और आज मैं आप सभी के लिए सेल साइकिल और सेल डिवीज़न का नया वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो माइटोसिस होता है उसमें 4 फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, ठीक है, एनाफेज एंड टीलोफेज। हमने पिछले वीडियो में डिटेल में प्रोफेज, मेटाफेज और एनाफेज के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हम टीलोफेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। टीलोफेज। ड्यूरिंग टीलोफेज द स्पिंडल फाइबर्स दैट हेल्प डिवाइड क्रोमोसोम begin to disappear. The chromosomes begin to uncoil and form chromatin, which together appears as reticulum. Nucleolus becomes visible again. Nuclear envelope is reorganized from rough endoplasmic reticulum by a process called nucleogenesis. Around is set of chromosome at either pole of the cell, two new identical nuclei forms. टीलोफेज के दौरान जो स्पिंडल फाइबर्स जो कि मेटाफेज के दौरान बने थे, ठीक है, प्रोफेज के बाद मेटाफेज में आपने देखा था स्पिंडल फाइबर्स बने थे और उन्होंने क्या किया था, क्रोमोसोम को खींच करके अलग अलग पोल पे वे ले गए थे, ठीक है, उन्होंने सिस्टर क्रोमेटिड्स को अलग किया था जो कॉपी बने थे। तो जो क्रोमोसोम्स उस समय जो बने थे स्पिंडल फाइबर, वे अब क्या होंगे, धीरे धीरे गायब होने शुरू हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। क्रोमोसोम भी क्या होगा, जो अब क्या होगा, अनकॉयल होगा, जो बाकायदे कॉइल्ड होके ऐसा फिगर उसका दिख रहा था आपको, अब क्या होगा, खुलना शुरू होगा और क्रोमेटिन फिर से क्या होगा, रेटिकुलम एक जाले के रूप में क्रोमेटिन आपको दिखना शुरू हो जाएगा। न्यूक्लियोलस भी फिर से दिखने लग जाएगा, दोबारा विजिबल हो जाएगा और न्यूक्लियर एनवेलप जो है वह रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा फिर से बना दिया जाएगा एक प्रोसेस के द्वारा, उसे न्यूक्लियोजेनेसिस कहते हैं। मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फिर से न्यूक्लियर एनवेलप बनाएगा और जिस प्रोसेस से न्यूक्लियर एनवेलप बनेगा उसे न्यूक्लियोजेनेसिस कहते हैं। अब देखेंगे आपकी दो नए एक जैसे न्यूक्लियस बन जाएंगे, ठीक है, और दोनों में क्या होगा, क्रोमोसोम का एक एक सेट होगा उनके किसी भी पोल पर। तो आपको देखने को मिलेगा कि सेल के अंदर अब 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। अब इस कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या आता है, साइटोकाइनेसिस आता है, क्योंकि ये सभी जो पार्ट थे, ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, सभी कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियस के डिवीजन के पार्ट थे। न्यूक्लियस डिवाइड किया था। अब ये फिगर आप देख पा रहे हैं, न्यूक्लियस के डिवाइड होने के बाद आएगा साइटोप्लाज्म के डिवाइड होने का टाइम। साइटोकाइनेसिस completes the process of cell division. Cytokinesis is the process in which cell actually divides into two. साइटोकाइनेसिस इस सेल डिवीजन की प्रोसेस को कंप्लीट करता है। जब तक साइटोकाइनेसिस नहीं होगा सेल डिवीजन नहीं होगी, सेल तो डिवाइड नहीं करेंगे भाई। अभी केवल कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस ने डिवाइड किया है, सेल ने डिवाइड नहीं किया है। आप फिगर में देख रहे हो कि 2 न्यूक्लियस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ये देखिए, पहला न्यूक्लियस यहाँ, दूसरा न्यूक्लियस यहाँ। तो अब 2 न्यूक्लियस बन चुके हैं और साइटोकाइनेसिस ही वास्तव में यह प्रोसेस है जब सेल डिवाइड करता है। अब सेल क्या होगा, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। With the 2 nuclei already at opposite poles of the cell cell cytoplasm separates and the cell pinches in the middle, ultimately leading to cleavage. होगा क्या कि दोनों न्यूक्लियाई तो पहले ही दोनों किनारों पे जा चुके हैं, तो सेल क्या होगा, बीच में सिकुड़ना शुरू करेगा और अंत में क्या होगा, एक पूरी दीवार बन जाएगी, क्लीवेज, एक वॉल वहाँ पे बन जाएगी। जो नई सेल्स बनी है अभी वे क्या है, अच्छे से साइज में इक्वल नहीं है। द प्रोसेस ऑफ साइटोकाइनेसिस का जो प्रोसेस है वह प्लांट सेल में अलग है और एनिमल सेल में अलग है। मतलब साइटोप्लाज्म को डिवाइड करने का जो तरीका है प्लांट सेल के अंदर दूसरी तरीके से होता है और एनिमल सेल में दूसरी तरह से होता है। अब हम पढ़ेंगे साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल्स। साइटोकाइनेसिस अकर्स बाय अ प्रोसेस कॉल्ड क्लीवेज। द फर्स्ट साइन ऑफ क्लीवेज इज द अपीयरेंस ऑफ अ क्लीवेज फरो इन द सेल सरफेस नियर द ओल्ड मेटाफेज प्लेट। साइटोकाइनेसिस जो है वह एक प्रोसेस के द्वारा होता है जिसको हम क्लीवेज कहते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आपको क्लीवेज होता दिखाई पड़ रहा है, ये देखिए यहीं से क्लीवेज होगा। तो जो पहला साइन है क्लीवेज बनने का, यहाँ पे एक फरो, एक रफ स्ट्रक्चर बनने लगेगा, एक मतलब पतली सी वाल जैसी स्ट्रक्चर बननी शुरू होगी, सेल बीच में सिकुड़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है, और जहाँ पे मेटाफेज प्लेट बनी थी सेल के अंदर वहीं से इसकी शुरुआत होगी।
On the cytoplasmic side of the cleavage, furrow is a contractile ring of actin filaments. They induce the cell membrane to invaginate. The furrow depends centripetally and clips the cell into two. जो फरो का जो साइटोप्लाज्मिक साइड है, मतलब जो वह पार्ट जो साइटोप्लाज्म से जुड़ा हुआ है, उसमें क्या है, एक्टिन फिलामेंट के रिंग्स प्रेजेंट हैं। ये धीरे धीरे क्या होंगे, सेल मेम्ब्रेन को तोड़ना शुरू करेंगे, सेल मेम्ब्रेन ऐसे टूटना शुरू होगी और दो पार्ट में बंटना शुरू होगी। जो फरो है वह लगातार गहराता चला जाएगा, ठीक है। अंत में एकदम बीचों बीच सेल को दो बराबर भागों में विभाजित कर देगा। तो फिगर में आप देख रहे हैं कि यहाँ क्या है, न्यूक्लियर एनवेलप है, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बना और बीच में से सेल जो है वह दो इक्वल पार्ट में टूट गया। वह एक एनिमल सेल का फिगर आपको दिखाए हैं, साइटोकाइनेसिस का तरीका दिखाएं, फिर नीचे एनिमल सेल दिखाएंगे आपको। ये देखिए कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बन गया है गोला सा, और फिर अंत में सेल वहीं से टूट गई, दो डॉटर सेल्स बन गई। अब आता है साइटोकाइनेसिस इन प्लांट्स। प्लांट में साइटोकाइनेसिस कैसे होता है। Cytokinesis in plants which have cell wall involves a completely different mechanism. During telophase, vesicles from the Golgi apparatus move to the middle of the cell when they fuse with each other to form a cell plate or middle lamella. Cell wall materials carried in the vesicle collect in the cell plate as it grows. The plate enlarges until its membrane fuse with the plasma membrane at the perimeter. The plate contents of the vesicles form new cell वॉल मटेरियल बिटवीन द डॉटर सेल्स। यहाँ पे क्या होगा कि जो साइटोकाइनेसिस है प्लांट में होगा, वहाँ पे सेल वॉल पाई जाती है। तो यहाँ जो तरीका है डिवीजन का वह पूरी तरीके से अलग होता है। टेलोफेज के दौरान गोल्जी एपरेटस क्या करेगा, कुछ वेसिकल्स बनाएगा जो कि सेल के एकदम बीचों बीच आ जाएंगी। इन वेसिकल्स के अंदर मटेरियल होता है, ठीक है, वे मिल करके एक सेल प्लेट या मिडल लैमेला बनाएंगी। जो सेल वॉल का मटेरियल है वह वेसिकल्स में जो ले जाया गया है वह धीरे धीरे इकट्ठा होकर सेल प्लेट बनाएगा और धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। यहाँ फिगर में आप देख रहे हैं ये क्या थे, वेसिकल्स थे। यहाँ देखिए ये वेसिकल था, धीरे धीरे इन्होंने एक दूसरे से भी जुड़ गए और एक प्लेट बना दी। बाद में यह प्लेट बढ़ते बढ़ते क्या होगा, सेल के चारों किनारों को क्या करेगा, उसके चारों वॉल में जाके फ्यूज हो जाएगा, एक नई दीवार बना देगा। प्लेट क्या होगा, अंत में बड़ा होगा और सेल को जो है उसके कंटेंट्स को, सेल के अंदर जो भी चीज़ें उसके अंदर मौजूद हैं सभी को वहीं से सेल वॉल बना के अलग कर देगा और दो नई सेल क्या होंगी, बन जाएंगी। अब आता है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस का क्या महत्व है। इट इज एन इक्वेशनल डिवीजन एंड द टू डॉटर सेल्स आर आइडेंटिकल इन ऑल एस्पेक्ट्स। यह एक इक्वेशनल डिवीजन है, मतलब जिसमें कि क्रोमोसोम की मात्रा बराबर ही रहती है, पहले जितना रहता है उतना ही, क्रोमोसोम की मात्रा घटती नहीं है, इसलिए हम इसको इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। और दोनों जो डॉटर सेल्स बनती हैं वे हर तरह से एक दूसरे के समान होती हैं। दे रिसीव द सेम नंबर एंड काइंड ऑफ क्रोमोजोम एज वेयर इन द मदर सेल। इनमें क्रोमोजोम की जो संख्या थी, जो क्रोमोजोम के जो टाइप्स थी, वे एकदम ऐसे ही होते हैं जैसे कि उनकी मदर सेल में थे। इट इज़ द ओनली मोड ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक कोश के जीव में विभाजन का यह अकेला एक ही तरीका होता है। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ग्रोथ टेक्स प्लेस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स बाय कॉन्स्टेंटली एडिंग मोर एंड मोर सेल्स। सोमेटिक सेल्स आर फॉर्म्ड बाय माइटोसिस। यह वह तरीका है जिसके द्वारा एनिमल्स और प्लांट्स में लगातार क्या होता है, ग्रोथ होता है और नई नई कोशिकाएं आके जुड़ती चली जाती हैं। जितनी भी सोमेटिक सेल्स होती हैं, सोमेटिक सेल्स उन सेल्स को कहते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेती हैं। जैसे स्किन, हर जगह बॉडी की, पता ना, टेस्टिस और ओवरी की सेल्स को छोड़ करके बाकी सभी सेल्स क्या होती हैं, सोमेटिक होती हैं। तो जितनी सोमेटिक सेल्स होती हैं वे माइटोसिस के द्वारा बनती हैं। इट मेंटेन्स द जेनेटिक कॉन्टिन्यूटी एंड इक्वलिटी। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एंड अमंग डिफरेंट सेल्स। क्या करता है, जेनेटिक कॉन्टिन्यूटी, जो जीन की मात्रा है उसे बरकरार रखता है और बराबर रखता है, और यह अलग अलग सेल्स में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन भी करता है, ठीक है। जो माइटोसिस है सबके साथ अपना समन्वय भी मेंटेन रखता है। इट ऑल्सो प्ले अ रोल इन रिपेयर बाय ग्रोथ। एग्जाम्पल इन आउंड हीलिंग। ग्रोथ में भी इसका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, जैसे कि घावों को भरना, शरीर के डैमेज पार्ट को फिर से बनाना। आपने लिजर्ड में देखा होगा कि लिजर्ड की जो टेल होती है वह जब भी लिजर्ड खतरे में होती है, ठीक है, छिपकली, तो वो अपने टेल को अलग कर देती है, बाद में रीजनरेशन के द्वारा फिर से नई पूंछ उसमें आ जाती है।
और रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस्ट सेल ड्यूरिंग नॉर्मल वियर एंड टियर, आपको नॉर्मल चोट वगैरह लगती है, जो थोड़ी मोड़ी सेलें कोशिकाएँ हट जाती हैं, ठीक है, हमारे स्किन की सरफेस से, रेड ब्लड सेल से, उन्हें मेंटेन करने का काम क्या करता है, माइटोसिस करता है, नई सेल्स बनाता है इन सभी कामों के लिए। माइटोसिस के बाद आता है मियोसिस, आल्सो कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन, इसको रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, क्योंकि मियोसिस में क्रोमोसोम की मात्रा घट जाती है। अगर जो सेल डिप्लॉयड होती है, जब उसका मियोसिस हो जाता है तो जो नई सेल्स बनती हैं मियोसिस के द्वारा वे हैप्लॉयड होती हैं, उनमें क्रोमोसोम नंबर केवल हाफ n बचता है। अगर 2n पहले से 2n था तो अब क्या बचेगा, केवल n ही बचेगा, आधा हो जाता है क्रोमोसोम का मात्रा। Meiosis was discovered in plant cells by Strasburger. The term meiosis was coined by J.B. Farmer and J.E. Murray. Meiosis is a specialized kind of cell division that reduces the chromosome number by half, thus called reductional division, resulting in the production of haploid daughter cells, gametes. मियोसिस जो वर्ड था यह जे.बी. फार्मर और जे.ई. मुरे ने दिया था। यह एक खास प्रकार का सेल डिवीजन है जो कि क्रोमोसोम की संख्या को घटा देता है, आधा कर देता है, इसलिए ही तो इसको हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होती हैं, हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनती हैं और जिन्हें हम गैमीट्स भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन बीइंग the normal chromosome number is 23 pairs, but as a result of meiosis this number is halved to 23 in daughter cells. Meiosis first initiates after the parental chromosomes replicates to produce identical sister chromatids at the S phase of interphase. उदाहरण के लिए मनुष्य में जो नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर होता है वो 46 होता है, 23 पेयर्स होता है, लेकिन मियोसिस के बाद वह आधा हो जाता है, केवल डॉटर सेल में 23 क्रोमोसोम्स ही बचते हैं। मियोसिस फर्स्ट की शुरुआत जब क्रोमोसोम के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ठीक है, सेल के अंदर जब क्रोमोसोम का या डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तभी शुरू हो जाता है, क्योंकि जो आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड्स बन जाती हैं एस फेज में, वहीं से मियोसिस फर्स्ट शुरू हो जाता है। मियोसिस अकर्स इन रिप्रोडक्टिव सेल्स इजी इन द टेस्टिस ऑफ मेल एंड एट द ओवरीज ऑफ फीमेल एनिमल्स, in the pollen mother cell of the anthers male organs and the megaspore mother cells of the ovary female organ of the flowers. मियोसिस जो है रिप्रोडक्टिव सेल्स में ही होता है। अगर हम एनिमल्स में बात करें तो मेल के टेस्टिस में होता है और फीमेल के ओवरी में होता है। प्लांट में बात करें तो जो पॉलन मदर सेल होती है, जो एंथर होती है, जो मेल ऑर्गन होती है, वहाँ पे मियोसिस होता है, और ओवरी में, ठीक है, जो फीमेल ऑर्गन होता है मेगास्पोर मदर सेल, वहाँ के उसके ओवरी में भी, फ्लावर के ओवरी में भी मियोसिस ही होता है। सेल्स विच अंडरगो मियोसिस आर कॉल्ड मियोकाइट्स। इट इन्वॉल्व्स सीक्वेंटियल साइकिल ऑफ टू न्यूक्लियर डिवीजन कॉल्ड मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड, बट ओनली अ सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। इट रिजल्ट इन 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। सेल जिनमें मियोसिस होता है उन्हें मियोकाइट कहा जाता है। इसमें लगातार 2 न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं। पहले न्यूक्लियर डिवीजन को मियोसिस फर्स्ट बोलते हैं और दूसरे न्यूक्लियर डिवीजन को मियोसिस सेकेंड बोलते हैं। लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन एक ही बार होता है, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में पढ़ा कि जब सेल डिवाइड करती है तो उसमें 2 फेज होता है, इंटरफेज होता है, एम फेज होता है, और इंटरफेज के दौरान क्या होता है, G1 होता है, एस फेज होता है, G2 फेज होता है। तो एस फेज में क्या होता है, डीएनए बनता है, एस फेज में डीएनए बनता है। तो जब भी मियोसिस होता है 2 स्टेज में होता है, 2 बार डिवीजन होता है, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन केवल पहले स्टेज में होता है, दूसरे स्टेज में डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है। इस वजह से फाइनली अब पहली एक सेल लिए, एक सेल का पहले क्या हुआ, एक सेल से 2 सेल बनी, उनमें डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, तो अब जो 2 नई सेल बनेगी उनमें 2n रहेगा, उन दोनों में 2n रहेगा। अब उन दोनों में तुरंत ही बिना डीएनए रेप्लिकेशन के ही फिर से डिवीजन हो जाएगा और उन दोनों सेल से 2 और नई सेल बनेगी, 4 सेल अब हो जाएंगी टोटल एक सेल से, और उन सब में क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम नंबर n ही रह जाएगा। जब भी मियोसिस होता है तो 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनती हैं। द सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस आर नॉट ऑल अलाइक, ईच सेल इज यूनिक एंड दिस वेरिएशन इज प्रोड्यूस्ड बाय 2 प्रोसेसेस, इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन ऑफ द क्रोमोसोम एंड बाय क्रॉसिंग ओवर। बोथ टेक्स प्लेस ड्यूरिंग मियोसिस फर्स्ट। अब जो सेल्स बनती हैं मियोसिस के द्वारा भी एक दूसरे की जैसी नहीं होती, एक दूसरे की जैसी हूबहू नहीं होती हैं। हर सेल में क्या है, खास लक्षण होता है, सभी में थोड़ा थोड़ा क्या होता है, परिवर्तन आता है। यहाँ पे 2 घटनाएं घटती हैं। पहला होता है इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन, मतलब कोई भी क्रोमेटिड अलग हो जाता है, सेग्रीगेट कर जाता है, और उनमें क्रॉसिंग ओवर होता है, मतलब
एक क्रोमेटिड का कुछ फ्रेगमेंट दूसरे में चला जाता है और दूसरे का एक टुकड़ा आके दूसरे में जुड़ जाता है। अभी इसको हम डिटेल में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन और क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। ये दोनों ही घटनाएं मियोसिस फर्स्ट के अंदर हो जाती हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ मियोसिस, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज अ डिफिनिट नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन इट्स बॉडी सेल्स। Therefore, to keep the chromosome number constant, the reproductive cells of the parents, ovaries and testes in animals, and pollen mother cells and cells of ovary in plants divide through meiosis. प्रत्येक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें एक निश्चित संख्या होती है उसके शरीर में क्रोमोसोम्स की, और इसको मेंटेन रखने के लिए लगातार उतनी ही चलती रहे तो जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं बॉडी की, उनमें क्या होता है, पेरेंट की जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं उनमें मियोसिस करना पड़ता है, जैसे कि फीमेल के ओवरी में और मेल के टेस्टिस में, एनिमल्स में। प्लांट्स में पॉलन मदर सेल एंथर में और दूसरा ओवरी के सेल्स में मियोसिस होता है। वे मियोसिस के द्वारा डिवाइड करती हैं। भाई आप नॉर्मली सोचिए कि बॉडी जो है कि जो हर सेल जो होती है 2n होती है, डिप्लॉयड होती है। अगर ये 2n फ्यूज कर जाएगी तो जो नई सेल बनेगी वह 4n हो जाएगी। तो 4n तो एग्जिस्ट करता नहीं है। इस वजह से पहले हम क्या करते हैं, बॉडी के कुछ खास सेल्स में को मियोसिस कराते हैं उनका, उनमें अब जो क्रोमोसोम नंबर होगा हाफ हाफ हो जाएगा nn। बट जब वे दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज करके नई सेल बनाएगी, ठीक है, जाइगोट बनाएगी, तो जाइगोट के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर होगा n मिल के 2n ही रहेगा, वह ज़्यादा नहीं रहेगा। तो सेल क्रोमोसोम के नंबर को कांस्टेंट रखने के लिए ही मियोसिस होता है। स्टेज ऑफ मियोसिस, मियोसिस में कौन कौन स्टेज आती है। मियोसिस कंसिस्ट ऑफ 2 डिवीजन, मियोसिस फर्स्ट, रिडक्शन डिवीजन एंड मियोसिस। पहले हम मियोसिस फर्स्ट को देखते हैं। तो मियोसिस में 2 स्टेज आते हैं। पहला है मियोसिस फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन, यहाँ पे क्रोमोसोम की मात्रा घटाई जाएगी। देखिए फिर कैसे। मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट आफ्टर डीएनए हैज़ बीन रेप्लिकेटेड इन एस फेज। मियोसिस फर्स्ट की शुरुआत तभी हो जाती है जब डीएनए क्या करता है, एस फेज में रेप्लिकेट करता है। ड्यूरिंग मियोसिस फर्स्ट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिड्यूस्ड टू हाफ, यहाँ पे क्रोमोसोम की मात्रा आधी हो जाएगी। द होमोलॉगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम गेट सेपरेटेड एंड सेल्स बिकम हैप्लॉइड। होमोलॉगस क्रोमोसोम जो होंगे वे एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और सेल क्या होंगी, हैप्लॉइड हो जाएंगी। सेल क्या होंगी, हैप्लॉइड हो जाएंगी। द 2 क्रोमेटिड्स ऑफ द क्रोमोसोम बिकम जेनेटिकली डिफरेंट ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। यहाँ पे जो दोनों क्रोमेटिड्स थे वे क्या होंगे, अलग हो जाएंगे, देखने में एक जैसे नहीं रह जाएंगे क्योंकि उनमें क्रॉसिंग ओवर होगा। मियोसिस फर्स्ट इज फॉलोड बाय मियोसिस सेकेंड एट द एंड ऑफ विच 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म। इसके बाद मियोसिस सेकेंड होगा जिसके अंत में 4 हैप्लॉइड सेल्स बन जाएंगी। मियोसिस सेकेंड को इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है। ड्यूरिंग मियोसिस सेकेंड द सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम आर सेपरेटेड। तो मियोसिस सेकेंड के दौरान जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगी हर क्रोमोसोम की, वे उसी तरीके से अलग होंगी जैसे कि माइटोसिस में होता है। इट इज़ कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन बिकॉज द क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स द सेम एज प्रोड्यूस्ड आफ्टर द एंड ऑफ द फर्स्ट डिवीजन। क्योंकि क्रोमोसोम की संख्या उतनी ही रहेगी जैसे कि पहले डिवीजन के बाद हुआ करता था। फिगर में आप देख पा रहे हैं कि मियोसिस फर्स्ट को 4 फेज में डिवाइड किए, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट। अब प्रोफेज फर्स्ट में 5 स्टेप आ गए, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। यही 5 इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि क्या कराते हैं, यहीं पे क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन होता है और क्रॉसिंग ओवर होता है। मियोसिस फर्स्ट लाइक माइटोसिस, मियोसिस आल्सो कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। माइटोसिस की ही तरह मियोसिस में भी 4 स्टेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, टेलोफेज और एनाफेज और टेलोफेज। प्रोफेज फर्स्ट, इट इज़ द लॉन्गेस्ट फेज एंड इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 5 फेजेज। यह सबसे लंबा फेज होता है और यह आगे 5 सब फेजेज में डिवाइड हो जाता है। लेप्टोटीन, ग्रीक में लेप्टोस मीन्स होता है थिन, टीन मीन्स थ्रेड। जब पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं तो हम उनसे लेप्टोटीन कहते हैं। द क्रोमोसोम बिकम डिस्टिंक्ट एंड कॉम्पैक्ट ड्यू टू कंडेंसेशन एंड थिकनिंग ऑफ क्रोमोसोम्स। अब भाई ऐसे नॉर्मली न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम नहीं दिखता है, लेकिन अब लेप्टोटीन की शुरुआत होने के साथ क्रोमोसोम क्या होगा, अब अलग अलग हो जाएगा और यह पतला पतला धागे के रूप में दिखना शुरू हो जाएगा क्योंकि अब वो थोड़े मोटे होने शुरू होंगे, क्रोमोसोम जमना शुरू करेगा सेल के अंदर और वे दिखने शुरू होंगे। दे पोजेज द स्ट्रिंग ऑफ स्वेलन एरियाज कॉल्ड क्रोमोसोम्स, क्रोमोमेर। इनमें क्या होता है, धागा जैसे फूले धागे, इनके धागों में कुछ स्वेलन एरिया होती हैं जिन्हें क्रोमोमेयर्स कहते हैं।
इस क्रोमोजोम कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमेटिड्स हेल्ड टुगेदर बाय अ सेंट्रोमियर बट दे आर नॉट इजीली विजिबल। हर क्रोमोजोम में क्या है, 2 क्रोमेटिड्स होता है जो कि सेंट्रोमियर के से बंधा होता है, लेकिन वे साफ साफ दिखते नहीं है लेप्टोटीन के अंदर। अगला आता है जाइगोटीन। जाइगो मीन्स होता है पेयरिंग, जाइगो मीन्स पेयरिंग। होमोलॉगस क्रोमोजोम बिकम क्लोजली एसोसिएटेड ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर प्रोटीन बिटवीन देम। जो एक जैसे क्रोमोजोम होते हैं वे जो एक समान होते हैं, ठीक है, होमोलॉगस जो एक साथ वाले होते हैं वे क्या होते हैं, एक दूसरे के पास आ जाते हैं, ठीक है, और उनके बीच में न्यूक्लियर प्रोटीन से वे क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोजोम टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स इज नोन एज अमेसिस। जब होमोलॉगस क्रोमोजोम एक दूसरे से जुड़ते हैं और मिल करके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, इसको साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, तो इस प्रोसेस को साइनेप्सिस कहते हैं। साइनेप्सिस में भी प्रो टर्मिनल क्या हो सकता है, प्रो टर्मिनल हो सकता है, मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम एंड एंड प्रोसीडिंग टूवर्ड सेंट्रोमियर, किनारे से शुरू होगा और सेंट्रोमियर पे आके खत्म होगा। या इट में भी प्रोसेंट्रिक, प्रोसेंट्रिक हो सकता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर से इसकी शुरुआत हो और एंड पे जाके खत्म हो जाए। रैंडम एट वेरियस प्लेसेस बिटवीन सेंट्रोमियर, यह सेंट्रोमियर में अलग जगहों पे होता रहेगा। टू साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स फर्दर फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स कॉल्ड बाईवैलेंट और टेट्राड। अब दोनों मिलके एक बाईवैलेंट बनाएंगे, ठीक है, या टेट्राड बनाएंगे, मतलब अब 4 हो जाएंगे, ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे। ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है, तो ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है। बाईवैलेंट और टेट्राड इज अ पेयर ऑफ साइनेप्ट होमोलॉगस क्रोमोसोम, यह एक जोड़ा है, ठीक है, एक जैसे क्रोमोसोम्स का। अब आता है पैचिटीन। पैकिटीन में पैकस मीन्स थिक, यहाँ पे क्या है, वर्ड ये बता रहा है कि मोटा हो जाएगा। इट इज़ द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट, या प्रोफेज फर्स्ट का सबसे लंबा फेज है। द क्रोमोजोम बिकम शॉर्टर, ये छोटे हो जाएंगे, एंड थिकर ड्यू टू कॉन्ट्रेक्शन, सिकुड़ के एकदम मोटे भी हो जाएंगे। ड्यूरिंग पैचिटीम ईच क्रोमोजोम सोज 2 क्रोमेटिड्स सो दैट बाईवैलेंट सोज 4 क्रोमेटिड। भाई इस दौरान जो प्रत्येक क्रोमोजोम है उसमें 2 क्रोमेटिड्स होते हैं, तो जो बाईवैलेंट होगा वह 4 क्रोमेटिड्स दिखाएगा। पिछले उसमें मैं फिगर बनाया था, देखिए 1 2 3 और 4 क्रोमेटिड्स हो गए। हिंस दे आर कॉल्ड पैकिटीन टेट्राज, इनको पैकिटीन टेट्राज भी कहते हैं। द 2 क्रोमेटिड्स बिलोंगिंग टू द सेम क्रोमोजोम आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमेटिड्स। जैसे देखो ये वाला क्रोमोजोम है, इसके जो दोनों क्रोमेटिड्स हैं इन्हें हम सिस्टर क्रोमेटिड्स कहेंगे, इन्हें सिस्टर क्रोमेटिड्स कहा जाता है। वाइल क्रोमेटिड्स बिलोंगिंग टू द 2 डिफरेंट क्रोमोजोम्स ऑफ अ होमोलॉगस पेयर आर टर्म्ड एज नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, जबकि वे क्रोमेटिड जो कि 2 डिफरेंट क्रोमोजोम से बिलोंग करते हैं एक होमोलॉगस पेयर से के, उन्हें नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। और देखो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहेंगे। क्रॉसिंग ओवर अकर्स एट द एंड ऑफ पैकिटीन, पैकिटीन के एंड में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। इट इन्वॉल्व्स ब्रेक एंड एक्सचेंज ऑफ पार्ट्स, इसमें क्या है, जो इसके अंग हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में जो अंग हैं वे क्या होंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे और टूटेंगे। मीन्स जीन जो होते हैं वे जुड़ते और टूटते हैं। इट मीन्स क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलॉगस पेयर, एक होमोलॉगस पेयर के क्रोमेटिड्स क्या होंगे, टूट जाएंगे। क्रॉसिंग इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेनेटिक डिफरेंस, मैं आपको समझाता हूँ होता कैसे है क्रॉसिंग ओवर। जैसे कि ये हो गया क्रोमोजोम, ठीक है, अब एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, क्रॉसिंग ओवर कर लेंगे, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर के बाद क्या होगी, मैं थोड़ा कलर चेंज करूँ पहले, अब क्या होगा, नए क्रोमोजोम बनेंगे, ठीक है। अब इसका इतना पार्ट रेड वाला हो जाएगा, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर के बाद ये हिस्सा रेड हो जाएगा, यहाँ का जीन चेंज हो जाएगा और ये हिस्सा ब्लू हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो अब देखेंगे कि जो जीन है उसमें थोड़ा फेर बदल हो जाएगा क्रॉसिंग ओवर के बाद।
क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलॉगस क्रोमोजोम। जो दो होमोलॉगस क्रोमोजोम हैं उनके जेनेटिक मटेरियल के बीच में क्या होता है, बदलाव आता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेज। और यहाँ पे एक एंजाइम मदद करती है जिसका नाम है रिकॉम्बिनेज। द पॉइंट ऑफ पिक्चर चेंज एंड रीजॉइनिंग अपीयर्स एक्स शेप्ड एंड इज नोन एज कैस्मा आर पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। जो जिस पॉइंट पे एक दूसरे के साथ मिलते हैं, ठीक है, वह एक्स शेप का बन जाता है और इसे हम कैस्मा या पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। क्रॉसिंग ओवर रिजल्ट इन रिकॉम्बिनेशन ऑफ लिंक्ड जीन्स। अब जो जुड़े हुए जीन हैं वे एक दूसरे के साथ बदल जाते हैं। एंड विच अल्टीमेटली लीड टू एवोल्यूशन। अंत में वो क्या ले आता है, उद्भव ले आता है। उसकी वजह से कुछ नए लक्षण जीव के अंदर आ जाते हैं। अब आता है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन का मतलब है डबल। द न्यूक्लियर प्रोटीन फ्यूजन कॉम्प्लेक्स ऑफ द साइनेप्स क्रोमोजोम डिजॉल्व पार्शियली। अब जो न्यूक्लियर प्रोटीन फ्यूजन बना था साइनेप्स क्रोमोजोम का, वो धीरे धीरे डिजॉल्व हो जाएगा। एज अ रिजल्ट, भाई जो उनके बीच में गांठ बनी थी वो अब धीरे धीरे खत्म होगी। एज अ रिजल्ट द होमोलॉगस क्रोमोजोम बिगिन टू सेपरेट। ये धीरे धीरे अलग होना शुरू होंगे। द टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ अ होमोलॉगस पेयर रिमेन अटैच्ड। जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं अभी भी जुड़ी रहेंगी एक या एक से ज़्यादा पॉइंट पे, जिन्हें कैस्माटा कहेंगे। इट इज़ एट द कैस्माटा दैट एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट ऑफ क्रोमेटिड्स। कैस्माटा ही वह जगह है जहाँ पे जीन्स में परिवर्तन आता है, थोड़ी थोड़ी जीन्स बदल जाती हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में। द प्रोसेस ऑफ जीन एक्सचेंज इज नोन एज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जब जीन एक्सचेंज होता है सेल्स के बीच, क्रोमोसोम के बीच में, उसे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। कैस्मेटा में भी टर्मिनल और इंटरस्टाइटियल। कैस्मेटा किनारे पे भी बन सकता है या क्रोमोसोम के बीच में भी बन सकता है। डिपेंडिंग ऑन देयर पोजीशन द होमोलॉगस क्रोमोसोम अपीयर क्रॉस लाइक, रिंग लाइक और चेन लाइक। कैस्माटा के पोजीशन के आधार पर जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं वे क्रॉस लाइक, एक्स शेप के हो सकते हैं, गोलाकार हो सकते हैं या चेन के आकार के हो सकते हैं। डिप्लोटीन के बाद आता है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है, थ्रू, डाई मीन्स थ्रू, इन डिफरेंट डायरेक्शन मीन्स मोशन। जब अलग अलग डायरेक्शन में मोशन होता है तो डाइकाइनेसिस कहते हैं। बाईवैलेंट्स बिकम वेरी थिक, बहुत मोटे हो जाते हैं। एंड शॉर्ट एंड माइग्रेट टू द पेरिफेरी ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के किनारे पर जाना शुरू करते हैं। द होमोलॉगस क्रोमोसोम ऑफ अ बाईवैलेंट मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर बाय अ फेनोमेनन कॉल्ड टर्मिनलाइजेशन। जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है एक बाईवैलेंट के, वे एक दूसरे से अलग होंगे और किनारे पे जाना शुरू करेंगे। यहाँ इन्हें अलग करने के लिए एक प्रोसेस होती है जिसको टर्मिनलाइजेशन कहते हैं। मूवमेंट ऑफ इंटरमीडियरी कैस्माटा टू एंड्स ऑफ क्रोमोसोम ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड टर्मिनाइजेशन। या हम कह सकते हैं कि जो होमोलॉगस क्रोमोसोम हैं उनके कैस्माटा जो है दूसरे से अपोजिट जाते हैं, क्योंकि वे क्या हैं, होमोलॉगस हैं। पता है ना, जो लाइक चीज़ें होती हैं दूसरे को रिपेल करती हैं, इस वजह से सेम होने की वजह से एक दूसरे को रिपेल करते हैं, किनारे पे जाना शुरू करते हैं। इस प्रोसेस को हम टर्मिनाइजेशन कहते हैं। फिगर से आप समझ सकते हैं। देखिए, पहले न्यूक्लियर क्रोमोसोम था, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम ऐसे धागे के रूप में फैले थे, फिर उन्होंने इकट्ठा होना शुरू किया। और डिप्लोटीन में आप देख रहे हैं कि ये क्या है, धीरे धीरे क्रॉसिंग ओवर। यहाँ पे इलेप्टोटीन था, फिर डिप्लोटीन, फिर आप देख रहे हैं डाइकाइनेसिस। अब देखिए इनमें क्रॉसिंग ओवर हो चुका है एक दूसरे से। अब ये क्या कर रहे हैं, मेटाफेज में दूर जाना शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, यही आपका हमारे लिए सहयोग होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सभी को ढेर सारा प्यार और नमस्कार। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।